Hello guys, welcome back to my YouTube channel Pranab Khoniকৰ ব্লগছলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। আজি জাৰ্নি ষ্টাৰ্ট কৰিম তিনচুকীয়া আমগুৰি তো তিনচুকীয়া। এতিয়া ষ্টেচন আহি আছো ট্ৰেইনলৈ পুৰা গৰম, পুৰা ৰ'দ দিছে। এনেই টপা মোৰ তাতে পুৰা জ্বলি গৈছে। বলক আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম। বাকী ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। তিনচুকীয়া জাৰ্ণি আৰু বহুতখিনি বস্তু, সেইখিনি বস্তু ছাছপেণ্ডত আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। ষ্টেচন পাই গ'লো, বনি আছে ষ্টেচন, আমাৰ আমগুৰি ষ্টেচনটো সম্ভৱতঃ জংচং হ'ব চাগে। বহুত দীঘল, বহুত ধুনীয়া কৰিছে। গৈ আছোঁ, চাই থাকিব। ফাইনেলি ষ্টেচন পাই গ'লোঁ। এতিয়া টিকেট কাটি লওঁ, ব'লক। ফাইনেলি টিকেট কাটি ল'লোঁ। এতিয়া যাত্ৰা কৰিব লাগে তিনচুকীয়া। ঐ ৰাম টিকাপথাৰ ৰোড, লগতে আমাৰ ভাস্কৰ দাকো লগ পালোঁ। একেলগে যাম, ভাল লাগিব গৈ। আপোনালোকৰ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। নিউ তিনচুকীয়া পাই গ'লোঁ। বাকী ইয়াত নানামো, পুৰণা ষ্টেচনত যাম। পুৰা মানুহ চাই পেলাইছে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু 10 মিনিট লাগিব পাওঁতে। ষ্টেচনতে ৰেডি হৈ ল'লোঁ। আজি তিনচুকীয়াত ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম আছে আমাৰ স্মাৰ্ট ভেলু প্ৰডাকশ্যন ছাৰ্ভিচেছ লিমিটেডৰ। বলক जहाँ से बिजनेस का एक मोड़ बदल गया, पूरा 4 चांद लग गया पूरे वर्ल्ड में। तो जब भी मैंने सुना कि रॉयल हाइनेस में प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने सुदीप्तो से यही कहा कि इस बार बिजनेस 100% होगा। डिफरेंट तरीके से बिजनेस होगा। तो वो माइंडसेट लेकर आप भी आए और मुझे पता है कि आप सभी लोग वही एक सक्सेस का माइंडसेट लेकर यहाँ पे बैठे हुए। यस और नो? यस। आया ना? यस। सफलता तो बाय डिफॉल्ट आएगा, बट उसके लिए सफलता के पहले मेरा माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। मेरा माइंड अगर सेट नहीं है तो सफलता आपको नहीं मिलेगा नहीं। तो हम लोग बहुत ही मतलब डेस्परेट है इस बार। हर बार हम डेस्परेट रहते हैं, बट इस बार हमारा कमिटमेंट लेवल कुछ अलग ही है। एक डिफरेंट कमिटमेंट लेकर हम लोग बिजनेस को एक दोबारा आप बोल सकते हो, रीलॉन्च बोल सकते हो, राइट, स्मार्ट वैल्यू 2.0 आप बोल सकते हो, जो हम यहाँ पे आज शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरुआत ऑलरेडी हो चुका है। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप लोग महसूस करोगे डेफिनेटली। और मैं चाहूंगा कि आज के इस सेशन को आप लोगों के साथ सिर्फ एक ट्रेनर की तरह नहीं, आप लोगों को कुछ मेरा बताने के लिए नहीं, बल्कि मैं चाहूंगा कि कुछ रियलाइजेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ, अंदर की रियलाइजेशन जो मेरा फीलिंग्स है। ये कोई ट्रेनिंग नहीं कि मैं यहाँ पे आकर कुछ डायलॉग बाजी देकर आपको मोटिवेट करके चला गया, तो वो मोटिवेशन 2 या 3 मिनट स्टे करता है। बल्कि यहाँ पे मैं अगर अपना रियलाइजेशन में आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरा फीलिंग्स अगर शेयर करता हूँ, मुझे लगता है वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इसमें मैं नहीं चाहूंगा कि मैं एक ट्रेनर और आप एक ऑडियंस की तरह यहाँ पे बैठे रहे। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप बैठे रहे कि मेरा हर एक बात को आप रियलाइज करने की कोशिश करो, दिन से दिन तक बात को पहुंचे, राइट। तो पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपका 2 से 2.5 घंटा जो भी टाइम आप
देने वाले हो वो प्रॉपरली इस्तेमाल होगा, प्रॉपरली इफेक्टिव होगा। नहीं तो आपका शरीर यहाँ पे है और आपका मन किसी बाहर जगह पे घर में है, या तो घर में वापस जाना है, या तो मोबाइल पे है, या तो व्हाट्सएप पे, या तो फेसबुक पे क्या नोटिफिकेशन, ये सारी चीजों में अगर आपके दिमाग चले जा रहा है तो ये अगले 1.5 से 2 घंटा जो टाइम है आपका बर्बाद हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपका ये टाइम बर्बाद हो और आप फिजिकली मेंटली मेरे साथ बने रहो। क्या आप लोग रेडी हो इसके लिए? आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए हम लोग अपना सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बिजनेस में हम आए हैं, इस बिजनेस में ये एक मौका है, इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ये क्या है हमारे लिए? एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग नए लोग हैं, राइट, जो अपने मतलब नए मतलब एकदम न्यूली इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए, एकदम नया है, जिनको पता नहीं कि एक्चुअली इंडस्ट्री है क्या। मैंने तो कभी अपने मतलब पापा से या तो परदादा से कभी सुना ही नहीं कि ऐसा कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट करता है। ये तो मैंने कभी अपने खानदान में किसी को देखा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग से सफलता पाते हुए, राइट। ऐसे लोगों की रहता है। मेरा भी था ऐसा। मेरे पिताजी वो नौकरी करते थे, मेरा परदादा जी वो भी नौकरी करते थे। तो मेरा डेफिनेटली माइंडसेट यही रहा कि मैं भी बड़ा होकर मैं नौकरी करूंगा, मैं नौकरी बनूंगा, यही तरह मेरा माइंडसेट था। और इसी के चक्कर में मैंने इंजीनियरिंग में दाखिल भी हुआ और मुझे अच्छा नौकरी करना था और इसी सोच के मैं इंजीनियरिंग में दाखिल हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज एक वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट बंगाल में मैं वहाँ पे दाखिल हुआ सन 2001 में। और उसके बाद 4 साल का मैंने इंजीनियरिंग की। 2005 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ। बीटेक कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि स्मार्ट वैल्यू को इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं अपना करियर के रूप में मैं इसको एक्सेप्ट किया 100% फुल टाइम के रूप में। उससे पहले मेरा एडमिशन हो चुका था 2003 में। मैंने 2 साल का टाइम लिया था। 2 साल ये डिसीजन लेने के लिए टाइम लिया था कि वेदर दिस प्रोफेशन इज मतलब ये प्रोफेशन में मैं अपने आप को 100% डेडिकेट करूंगा या नहीं करूंगा। इसके लिए मैंने टाइम लिया था। टाइम लेना भी चाहिए, राइट, क्योंकि ये प्रोफेशन की बात है, जिंदगी भर का नाता है। आप जब किसी प्लेटफॉर्म में अपना 100% देते हो तो जिंदगी भर का आपका नाता बन जाता है कि नहीं? आपका 30 साल उम्र में भी वही प्रोफेशन आपको सपोर्ट करेगा, आपका 40 साल उम्र में ये प्रोफेशन आपको सपोर्ट करेगा, आपका जो बाल बच्चा बनेगा उसको भी सपोर्ट करने के लिए आपको प्रोफेशन की जरूरत है। प्रोफेशन होता है हमारे जिंदगी का एक रीढ़ की हड्डी की तरह। ये सर नो, रीढ़ की हड्डी। अगर आपका रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत ना हो तो आप जिंदगी भर कमजोरी की जिंदगी जियोगे और आपका हेल्थ कभी ठीक नहीं रहेगा। तो रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत रहेगा तो जिंदगी की हर जोखिम को आप उठा सकते हो, कोई भी रिस्क आप उठा सकते हो और हर एक सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हो और आकर एक नई जिंदगी आप शुरुआत कर सकते हो। रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत होगा। ठीक उसी तरह अगर हमारा लाइफ लाइन, हमारा जो प्रोफेशन है लाइफ लाइन, अगर हमारे रोजगार की जो जगह है उसको अगर हम लोग ठीक से कर लिया, उसको अगर हमने एक प्रॉपर प्रोफेशन अगर चुन लिया तो लाइफ आपका 4 चांद लग जाएगा। इसीलिए जब भी आप प्रोफेशन को चुनते हो तो बहुत ही सोच समझ के आपको चुनना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। जब भी बात आता है प्रोफेशन की, आप लोगों की सभी का उम्र ऑलमोस्ट 18 या 19 साल होंगे, मैक्सिमम लोगों का 90% लोगों का, बाकी 10% लोग जिनकी उम्र थोड़ा सा ज्यादा है। 90% लोग जो यहाँ पे आप लोग बैठे हो, आप लोग 18 साल या 19 साल के होंगे या तो 20 साल के होंगे। मैं भी एडमिशन लिया था स्मार्ट वैल्यू में, वो था 2000 मतलब 2001 या 2003, तब मेरा उम्र 21 साल का उम्र ही था। तो 21 साल उम्र में मैं जब डिसीजन ले रहा हूँ, मेरे को जिंदगी या दुनिया के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। और रहा बात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्मार्ट वैल्यू के, इसके बारे में तो नॉलेज था ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपना काम ही ओपन किया था 2000 साल में। तो 2000 साल से 2000 से 2003 ये 3 साल में कंपनी एस्टेब्लिशमेंट भी ठीक तरह से नहीं कर पाएगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक तरह से बनता नहीं है। ये सर तो एक टाइम लग जाता है। और इस इंडस्ट्री का सिर्फ उम्र होता है 4 से 5 साल। 4 से 5 साल एक इंडस्ट्री को बनने में भी टाइम लग जाता है। तो 2003 में इस इंडस्ट्री का अच्छा क्या है, बुराई क्या है, इसको जानने में लग जाता है। ये सर तो आज के डेट में बात सिचुएशन ऐसा नहीं है। आज के डेट में जिस इंडस्ट्री में आप आ चुके हो, ये ऑलरेडी 20 साल 22 साल से काम कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो एक बोल सकते हैं फुल्ली प्रूव्ड एक प्रोफेशन बन चुका है। तो अगर आपके पास ये आइडिया नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, तो आपका भी एडमिशन कैसे होंगे? जैसे हजारों लोग आयाराम गयाराम की तरह जो स्मार्ट वैल्यू में आया, किस लिए आया पता नहीं है, स्मार्ट वैल्यू को छोड़ के चला गया, किस लिए गया पता नहीं है। आयाराम गयाराम पता है ना आपको? आयाराम का मतलब क्या है? वो दुनिया में किस लिए आया पता नहीं है, और किस लिए विदा ले लिया नहीं पता। तो आयाराम और गयाराम, और बीच में वो क्या करके गया? धरती में बोझ भरा के, वो बोझ क्या है? जेनरेशन भरा के चला गया। उनका जिंदगी का काम क्या था? अगर कोई पूछा जाए कि भाई आपने लाइफ में ऐसा कौन सा काम किए थे, ये जो आज हमारे पास खबर आया, एक निधन का खबर है, बहुत ही दुखद का खबर है, राकेश झुनझुनवाला, जो कि स्टॉक मार्केट का इंडिया का स्टॉक मार्केट का बोल सकते किंग था। वो नहीं, एट द एज ऑफ 62 62 साल उम्र में उसका देहांत हो गया। तकरीबन $5 बिलियन के वो मालिक थे। $5 बिलियन। आप अगर कैलकुलेट कर दो तो दिमाग घूम जाएगा। $5 बिलियन का मतलब क्या होता है?
राकेश झुंझुनवाला 62 एज में जब मौत होती, तो मैं जब निधन देख रहा था तब देख रहा था उनके अचीवमेंट्स। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो उनके साथ राकेश झुंझुनवाला का साथ खींचा हुआ फोटो को वो ट्वीट करता है और पूरे दुनिया वालों को बताते हैं, दुख जताते हैं कि ऐसे एक पर्सन जो इंडियन स्टॉक इंडस्ट्री में इतना एक महान शख्सियत था वो गुजर गए। तो जैसे ही मैं छवि देखा तो मैंने देखा कि सूरज अधिकारी का भी एक दिन मौत आएगा, कौन पोस्ट करेगा ट्वीट में, मेरा पीछे अचीवमेंट का नाम क्या रहेगा, क्या मैं क्या करके गया, व्हाट आई हैव डन। क्या ये लिखा रहेगा कि पूरे जिंदगी भर रोटी रोजी कमाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, सिर्फ 2 रोटी कमाने के लिए पापी पेट का सवाल है, इस पापी पेट को भरने के लिए पूरे 40-50 साल मैंने टाइम बिता दिया, क्या ये मेरा पहचान होगा, ये मेरा आइडेंटिटी होगा? क्या ये मेरा आइडेंटिटी होगा? फेसबुक का फोटो मैंने कितने सारे डाले थे, वो फोटो हजारों फोटो डालने के बाद भी लोग आपको याद नहीं रहेगा। वो फेसबुक का अकाउंट आप जब मर जाओगे वो भी खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा अगर वो ऑपरेशनल नहीं रहा। आप इंस्टाग्राम में हजारों फोटो डाल दो, लेकिन जिंदगी अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं है तो नोबडी विल रिमेंबर यू, कोई आपको याद नहीं करेगा, कोई आपको याद नहीं करेगा। आप सोच लो 2-4 चश्मा लगा के अच्छे से ब्लेजर पहन के मैं बहुत सारे काम के लिए हीरो की तरह मैं अगर जिंदगी गुजर रहा हूँ तो एक बहुत अच्छा लाइफ है, लोग मुझे याद रखेंगे। इस लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। मैं अगर आपको पूछूं, मनोज कपूर का नाम सुना है आपने? नाम सुना है? नाम नहीं सुना। कौन थे मनोज कपूर? वन ऑफ द ग्रेट एक्टर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। पता नहीं, समय के साथ साथ इतना बड़ा शख्सियत जिनके नाम आज की जनरेशन भूल चुका है। आज जिसको हम याद रख रहे हैं रणबीर कपूर, मनोज कपूर जैसे खत्म हो गया, रणबीर कपूर भी समय के साथ साथ 30 साल के बाद भी खत्म हो जाएगी, कोई उसको याद नहीं रखेगा। तो जो सेलिब्रिटी की जिंदगी हम जी रहे हैं, राइट, वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, कोई याद नहीं रखेगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को कोई याद नहीं रखता, कोई नाम सुनो सायरा बानू का? जिंदगी में पहली बार सुन रहे थे। सायरा बानू कौन? उस जमाने में सबसे ग्रेट एक्ट्रेस में से आपके साथ याद है? सायरा बानू दिलीप कुमार की वाइफ है। इन्होंने इतना बढ़िया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बढ़िया फिल्म ऑफर किया, या तो दिया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक ऊंचाई तक लेके गया उन्होंने, लेकिन उनकी नाम इनको पता नहीं है। समय के साथ साथ सायरा बानू लोग भूल चुके हैं, ठीक समय के साथ साथ एक दिन शाहरुख खान को भी लोग भूल जाएंगे, समय के साथ साथ इन सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी लोग भूल जाएंगे। फिर याद किसको रखेगा? याद रहेगा उनकी अचीवमेंट, जो पढ़ा रहेगा उसकी अचीवमेंट। इतने बड़े लोग जो इतना कुछ करके गए उनको भी लोग याद नहीं रखते, जो इन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर इतने सारे काम किए उनको भी लोग भूल जाते। आप बताओ, आप 2-4 फोटो डालने से, फेसबुक को भरने से क्या आपका नाम याद रखेगा? इतने बड़े शख्सियत को अगर लोग भूल सकते तो आप कौन सी खेत की मूली हो? कौन सी खेत की मूली हो? कुछ नहीं हो। मैं कौन सी खेत की मूली? कुछ नहीं हूं। ये चीज ना मुझे ना जब मैंने देखा तो मुझे अजब सा महसूस हुआ। सच में मेरा तो कुछ भी आइडेंटिटी मैंने बनाया नहीं। मेरा 40 साल उम्र हो रहा है, अभी तक मैं लड़ाई कर रहा हूँ, अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण लोग मुझे याद रखे। सो ये लाइफ जो है, आप जब भी कोई प्रोफेशन को चुनते हो, जब भी कोई प्लेटफॉर्म को अपना मानते हो, तो उस प्लेटफॉर्म के सहारे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म मुझे किस ऊंचाई तक लेके जा सकता है, मैं कहां तक पहुंच सकता हूं, इसके जरिए से मैं लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकता हूं। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। रेगुलर रोज मरना, रोज जीना, इस तरीके से मैं जिंदगी जीऊंगा, रोटी रोजी के लिए जिंदगी जीऊंगा, रोटी का अपना मकान के लिए मैं जिंदगी को जीऊंगा, जिंदगी भर लड़ाई करता रहूंगा रोटी का अपना मकान के लिए, या लाइफ में मेरे पास और भी कुछ काम है जो काम करके मैं अपने नाम को अमर तो नहीं लेकिन एटलीस्ट कुछ लोगों के लाइफ में मैं कुछ करके जाऊंगा, सो दैट हजारों लोग ना सही, करोड़ों लोग ना सही, एटलीस्ट 10 लोग भी रहे जो मेरे को याद करे मेरे अचीवमेंट के। क्या आपके पास वो प्रोफेशन है? क्या आपके पास वो जगह है? 80-90% लोग सिर्फ खुद की फाइटिंग के लिए, खुद के सर्वाइवल के लिए मेहनत करते हैं और 40-50 साल सिर्फ मेहनत करके चले जाते हैं, कुछ देके जा नहीं पाते। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम जो प्रोफेशन को चुने हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम आए हैं, इस इंडस्ट्री में हम क्या क्या पा सकते हैं। सबसे पहला लड़ाई तो खुद का लड़ाई है। कौन सा लड़ाई? कि रोटी कपड़ा मकान की जो लाइफ है, ये जो लड़ाई है, सबसे पहले इसको खत्म करना है, ताकि मेरे को जिंदगी भर रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ाई ना लड़ना पड़े। आप दूसरे चीजों में कब फोकस कर पाओगे? जब रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई खत्म होगा ना, ये सर नो। आप दूसरे के बारे में तभी सोच पाओगे जब अपने बारे में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आपका पेट में भूख है, आपके घर में रोटी नहीं है, और आप पड़ोसी को गए हो सपोर्ट करने के लिए, होगा? पड़ोसी को खाना बांटने के लिए गए, आप कर पाओगे? खुद का पेट में चूहे दौड़ रहा है,
अब दूसरे को आप कैसे सपोर्ट करोगे? पॉसिबल है क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक लड़ाई है रोटी कपड़ा मकान, उसको खत्म करना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके। उसको हम लोग 40, 50 साल, 60 साल तक खींच के नहीं लेके जा सकते कि बुढ़ापे में भी मैं सोच रहा हूँ मेरे पेंशन क्या होगा, मेरा बेटा मुझे संभाल पाएगा कि नहीं, मेरा बेटी मुझे देखेगा कि नहीं, मेरा बीवी मेरे को देखेगा कि नहीं, उसको लेकर टेंशन लेगा। ऐसा लाइफ मेरे को होना नहीं चाहिए। मेरे को एक ऐसी लाइफ चाहिए ताकि रोटी कपड़ा मकान की लाइफ मेरा खत्म हो जाए, जितना जल्दी हो सके मैं उसके अरेंज कर सकूं, जिसको लेकर टेंशन ना ले सकूं, सो दैट मैं लाइफ में और भी कुछ पहलू है, और भी कुछ चीजें हैं जिसको लेकर मैं काम कर सकूं, समाज में और भी कुछ करने के लिए मेरे पास वक्त है जिसको मैं दे सकूं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये मेरे मन में था 2005 में जब मैंने इस इंडस्ट्री को मैंने पहचाना, उसको मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने का मैंने देखा ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से मैं इसको पा सकता हूँ। रोटी कपड़ा मकान की लाइफ को मैं परमानेंटली सॉल्व कर सकता हूँ विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ। कुछ ही दिनों के अंदर मैं इसको खत्म कर सकता हूँ। उसके बाद जिंदगी की बाकी सारे चीज को मैं उजागर कर सकता हूँ, उसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ, बाकी सारे लाइफ की चीजों को लेकर मैं सोच सकता हूँ। मेरे पास वक्त रहेगा। बिकॉज आपके पास अगर टाइम है तो जिंदगी में आप बहुत कुछ कर पाओगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यस और नो? सो टाइम इज वेरी 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 वाइटल। एक इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान सुबह जब नौकरी में जाता है, रात को मेहनत करके रात को 8 बजे जब वापस आता है, तब उसके बेटा आखिर छोटा बेटा 5 साल 6 साल का बेटा अगर भी बोलता है पापा मैं पूरे दिन भर क्या क्या किया, थोड़ा मेरे से बात करो, तो पापा उनके साथ बात करने लायक नहीं रहते, इतना टायर्ड रह जाता है। जो अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहा है वो समाज को क्या टाइम देगा, देश को क्या टाइम देगा? ये सर नो? और यही काम वो 40-50 साल तक करते रहते हैं, 50-60 साल तक करते रहते हैं। फैमिली लाइफ नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं है, दूसरे के लिए टाइम नहीं है, जिंदगी भर यही काम कर रहा है। लेकिन यही चीज को खत्म करना ये मेरे दिमाग में पहले से था। दादाजी को देख लिया था, पिताजी को देख लिया था, मेरे को ये लाइफ चाहिए नहीं था। ये बिजनेस में जब आया तो मैंने देखा ये बिजनेस मुझे क्या क्या ऑफर कर रहा है, मैं क्या दे सकता हूँ समाज में, क्या क्या वर्कआउट कर सकता हूँ, इसको लेकर मैं क्या क्या एक्टिविटी कर सकता हूँ, क्या मौका हमको दे रहे हैं। इस मौके को मैं आइडेंटिफाई किया और मुझे लगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ा मौका है। लोग जिस कदर आगे बढ़ रहा है मैं उसकी उल्टा तरफ जा रहा हूँ। और किसी ने मुझे बहुत अच्छे से कहा अगर जिंदगी में आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो, अगर लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो वो काम करो जो बाकी लोग नहीं कर रहा है। यस यस। अगर 90% लोग जिस जगह जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, अब अपने आप को ठीक उसका उल्टा तरफ लेके जाओ। अगर 90% लोग बोल रहे हैं मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में जाऊंगा, तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर बनना है तो आपको नॉर्थ नहीं, आपको साउथ की दिशा में जाना पड़ेगा। 90% अगर लोग बोल रहे हैं मैं पूरब की दिशा में जाऊंगा, तब आपका डिसीजन होना चाहिए मैं पश्चिम की तरफ जाऊंगा, तभी आपका लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेगा। जिंदगी में अलग कुछ करने, अलग कुछ बनने के लिए आपको अलग करना पड़ेगा। अगर 90% लोगों की तरह आपका भी काम सेम रहा तो आपकी उस 90 लोगों की भीड़ में, 90% लोगों की भीड़ में आप भी कहीं खो जाओगे। और यही हम लोग कर रहे हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन यही काम कर रहे हैं। और मैंने देखा मेरे कॉलेज में तकरीबन 53-54 स्टूडेंट थे मेरे डिपार्टमेंट में, कॉलेज में नहीं, मेरे डिपार्टमेंट में 72 फ्रेंड्स थे मेरे, और 72 में से 70 लोगों ने डिसीजन लिया कि मैं नौकरी करूंगा। और ये डायलॉग मेरे को याद था कि जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर बनना है तो 90% लोग जो काम करते हैं वो काम मत करो, उल्टा डायरेक्शन में जाओ। तो 70 दोस्त वो नौकरी के लाइफ चुना, 2 लोगों ने नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को चुना, और वो मैं और मेरे दोस्त था। और बिलीव मी 5 साल के बाद, कॉलेज खत्म होने के 5 साल के बाद जब हमने लाइफ को नापा, उसको मेजरमेंट किया, तब हमने पाया कि हम दोनों ने जिंदगी की जिस ऊंचाई तक पहुंच चुके थे, 70 दोस्त थे उनको पहुंचने के लिए और भी 30 साल लगेगा। 5 साल में हम जहां पे पहुंच चुके थे उस जगह को टच करने के लिए उसको और भी 70 साल लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने जिंदगी में एक ऐसा डिसीजन लिया जो 70 लोगों की तरह नहीं था, उल्टा डिसीजन, उल्टा किया। जब आप उल्टा करोगे कई सारे चैलेंजेस आएंगे, हजारों प्रॉब्लम्स आएंगे। यस और नो? उसको फेस करने के लिए भी ताकत आपको होना चाहिए। और आपको सच्चाई अगर आपको पता है, आपको अगर सही पता है, आपका लॉजिक अगर क्लियर है, तो आप चाहे कोई भी रास्ता अपनाओ, आपको रास्ते से कोई हटा नहीं सकता। ये रास्ते में आप कैसे कि हमको क्या मौका मिला है स्मार्ट वेल भाई, थोड़ा आगे बढ़ते। ये लाइट थोड़ा बंद हो सकता है? ये लाइट अभी बंद होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ठीक चलेगा। आप लोग पढ़ पा रहे हो इस चीज को? पढ़ पा रहे हो इस चीज को? क्या लिखा है? बेनिफिट ऑफ डूइंग, क्या लिखा है? थोड़ा पीछे से बताओ क्या लिखा है, क्या लिखा है? डायरेक्ट सेलिंग, बेनिफिट ऑफ डूइंग डायरेक्ट सेलिंग। इसका मतलब क्या? देखिए डायरेक्ट सेलिंग, सबसे पहले आ जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। आप सभी लोगों का एक क्लियर कट आइडिया दे देता हूं।
सर मुझे तो कंप्यूटर सिखाने के नाम पे एडमिशन कराया गया, या पे ट्रेनिंग में आप डायरेक्ट सेलिंग बोल रहे हो, ये कैसा हो गया सर? मैं तो एजुकेशन को देख के आया था, अचानक आप डायरेक्ट सेलिंग का नाम ले रहे हो, ऐसा क्यों है? मैं तो सेलिंग का काम नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट सेल में नहीं आऊंगा, मैं तो कंप्यूटर सीखूंगा, बाबू बनूंगा। मैं तो कंप्यूटर सिखाने के लिए बुलाया गया, अचानक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये सब दिमाग में क्यों डाल रहे सर? कुछ लोगों के मन में हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है। ये जो बिजनेस है इट्स डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन आपको पहले ये चीज समझना पड़ेगा व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि आपके मन में अगर दुविधा है कि मैं गलत जगह पे आ गया, मैं फंस गया, मेरे को गलत जगह में बुलाया गया, मैं रॉन्ग प्लेटफॉर्म में हूं, मैं सही जगह पे नहीं हूं, मेरे को फंसाया गया, अगर आपके दिमाग में ये सारे चीज चल रहा है तो ये बिजनेस आप आगे लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते। आपके मन में अगर इंट्रिगिटी काम नहीं कर रहा, आपके मन में अगर कॉन्फिडेंस नहीं काम कर रहा है कि मैं सही जगह पे हूं, आपके अंदर डर रहेगा, इस काम को आप कर नहीं पाओगे। यस और नो? Yes. एक चोर चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, चोरी करते वक्त उसका हाथ कांपता है। क्यों कांपता है? क्योंकि वो जानता है कि जो काम कर रहा हूं ये गलत है। एक चोर के अंदर भी ये भावना है कि ये गलत है, इसलिए उसका हाथ कांपता है। तो एक चोर जो 1000 बार चोरी कर चुका है, फिर भी चोरी करने के लिए वो हाथ कांप रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं है। क्योंकि गलत काम हमारे अंतरात्मा जो है ना, वो कभी भी गलत काम के लिए सपोर्ट नहीं करता। अंदर से हर इंसान का रूह से एक आवाज होता है, चाहे कितना भी घिनौना इंसान क्यों ना हो, उसकी रूह से एक आवाज आता ही आता है कि बेटा मत कर, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग नंबर है। वो पीके में मूवी था ना, पीके मूवी में दिस इज रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है, इसको मत करो। तो इसी तरह जब आपके दिलो दिमाग में अगर ऐसा कुछ है कि स्मार्ट वैल्यू में मैं फंस गया, मैं सही जगह पे नहीं आया, मैं 17,000 दिया वगैरह वगैरह, मैंने ये पैसा खर्चा किया, मैं एक राइट प्लेटफॉर्म में नहीं हूँ, रॉन्ग प्लेटफॉर्म में हूँ, तो आप इस बिजनेस को आगे ले जा पाओगे, दूसरे को बता नहीं पाओगे, दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, दूसरे के बाद छोड़ दो, अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त किसी को समझा नहीं पाओगे। ये सर नो? तो सबसे पहले आपको समझना है कि आप जो प्रोफेशन में आए हो, वेदर दिस इज ए गुड प्रोफेशन, बेस्ट प्रोफेशन, वंडरफुल प्रोफेशन और नॉट, इसको समझना जरूरी है। मैं जहां पे आया हूं, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है जब किसी सामान को हम डायरेक्टली सेल करते हैं। डायरेक्टली सेल करना यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली हम कस्टमर के दरवाजे तक लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अभी सवाल आता था ये सेल का बात क्या? सेल मुझे पसंद नहीं है, इसको लेकर मैं आपको 2-4 शब्द मैं जरूर बोलूंगा। मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया था, एक किताब भी पढ़ा था जहां पे एक चीज बार बार बताया गया, वो ट्रेनर इतना जबरदस्त तरीके से बताया कि हम सभी को लगता है कि सेलिंग जो प्रोफेशन है, बेचने का जो काम है, वो गलत काम है। वो स्टेज में आके पूछता है सबसे कि किसको किसको लगता है कि सेलिंग काम, बेचने का काम अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट ए गुड प्रोफेशन। उस हॉल में तकरीबन हजारों लोग थे और 1000 में से कम 50% लोगों ने हाथ उठाया और बताया कि नहीं, बेचने का प्रोफेशन मुझे अच्छा नहीं लगता, दिस इज नॉट ए गुड प्रोफेशन, ये अच्छा प्रोफेशन नहीं है, ये बेचा बेची का काम अच्छा नहीं है। 500 लोगों ने हाथ उठाया, 50% से भी ज्यादा। तब उस ट्रेनर का दूसरा सवाल था, आप बताइए हु इज नॉट सेलिंग, कौन बेच नहीं रहा है? सब लोग चुपचाप है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है कि कौन बेच नहीं रहा है। यस, इस घर में बैठे हुए हर एक इंसान बेच रहा है, कुछ ना कुछ बेच रहा है। हम सभी लोग इस सेलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। एग्जाम्पल, एक टीचर जब एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज को बांट रहे हैं। यस और नो? यस। दिस इज आल्सो सेलिंग। उसके बदले में पैसा ले रहे हैं। यस और नो? यस। हम पढ़ने के लिए कोई पागल के पास जाते हैं क्या? नो। पागल के पास नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? बिकॉज ही इज नॉट नॉलेजेबल पर्सन। वो नॉलेजेबल भी नहीं है और मानसिक रूप में वो हेल्दी भी नहीं है। इसीलिए हम मानसिक रूप में जो हेल्दी है और जिनके पास नॉलेज है इसलिए जाते हैं। आपको जियोग्राफी पढ़ना है, साइंस के टीचर के पास जाएंगे? साइंस पढ़ना है, इतिहास के टीचर के पास जाएंगे? यानी जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसी के पास जाएंगे। यस और नो? यानी वो एक्सपर्ट टीचर अपने एक्सपर्टाइज को बेच रहा है। यस और नो? यस। आप जब किसी हॉस्पिटल में जाते हो आपको क्या लगता है? डॉक्टर आपको क्या दे रहे हैं? मुफ्त में सेवा दे रहे हैं? मुफ्त में सेवा दे रहे हैं? कोई मुफ्त में सेवा नहीं देते। अरे 10 रुपया का काम आपसे 10,000 रुपए से लेके चला जाता है। वो क्या बेच रहा है? आज डॉक्टर सिर्फ बेच नहीं रहा है बल्कि गलत धंधा भी करते हैं। सब डॉक्टर ऐसा नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्षेत्र में आज इस जगह पे हो चुका है। 10 रुपया की चीज को, 50 रुपए की चीज को वो 50,000 तक खींच के लेके जाते हैं। डॉक्टर क्या कर रहे हैं? अपनी सर्विस को बेच रहे हैं। हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल का बिजनेस क्या कर रहे हैं? अपनी सर्विस को बेच रहे हैं।
बड़े बड़े सेलिब्रिटी वो लोग क्या कर रहे हैं आप बताओ? बड़े बड़े सेलिब्रिटी आके सामने आके जब एडवर्टाइजमेंट करते नहीं करते? एडवर्टाइजमेंट करते 100% करते। उस दिन मैं मान्यवर में गया था कपड़ा खरीदने के लिए। मैंने पूछा आपके मान्यवर का ये जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है और हर चीज कपड़े का इतना कीमत ज्यादा क्यों है? मैन्युफैक्चरिंग है आपका, कलकत्ता का मैन्युफैक्चरिंग है ये कपड़े का, राइट? फिर भी कलकत्ता में आपका हर चीज कीमत इतना ज्यादा क्यों है? एक छोटा सा पंजाबी अगर खरीदोगे, पाजामे भी खरीदोगे तो 3-4 हजार से नीचे नहीं है। इतना ज्यादा क्यों कॉस्टली लगता है? बोले सर सालाना मान्यवर को प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन जी 4 करोड़ लेते हैं, विराट कोहली 3-4 करोड़ लेके चले जाते हैं, अभी रणवीर सिंह आ चुका है वो भी 4-5 करोड़ लेके जाते हैं। सर ये पैसा कौन देगा? ये तो मालिक को अपने जेब से नहीं देगा। वो सालाना एक बार मान्यवर का कपड़ा पहनते हैं दिखाने के लिए और कभी नहीं पहनते, और उसको देखकर हम सभी लोग खरीद लेते हैं। एक सेलिब्रिटी क्या बेच रहा है? कपड़ा। सेलिब्रिटी बेच रहा है अपने परफॉर्मेंस को, यानी अपने अचीवमेंट को बेच रहा है। वो सामने दिखाकर वो बेच रहा है चीजों की। सर सलमान खान बताता है मैं 25 साल से रिवाइटल ले रहा हूँ। आप सोच के देखो वो जिंदगी में रिवाइटल, उसका कुत्ता भी रिवाइटल नहीं खाता, तो वो क्या बेच रहा है? झूठ बोल रहा है। पर आके क्या बेच रहा है? अपना पोजीशन को बेच रहे हैं, अपना ब्रांड को बेच रहे हैं। उस पर्सन जो कपड़ा खरीदो बोल के सेल करते उसके बारे में याद आ जाता है। सब सेल ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो आपको समझ में, सेल्स इज ए ब्यूटीफुल प्रोफेशन, और ये सेल्स है तभी जाकर इस सेल्स प्रोफेशन की जो लोग है तभी जाकर एक इंडस्ट्री चलता है। आपको पता है लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जिस फील्ड में रोजगार मिला है, जहां पे सारे के सारे इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, राइट, फिर उसके बाद आपका बैंकिंग इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री है पूरा सारे चीज ठप हो चुका था, खराब हो चुके थे, गिर चुका था मार्केट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गिर चुका था, लोगों के पास पैसा नहीं था कपड़ा खरीदने के लिए, लोगों के पास पैसा नहीं था गाड़ी खरीदने के लिए। रियल एस्टेट इंडस्ट्री, बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस है वो बंद हो चुका था। आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बंद हो चुके थे। लॉकडाउन में पूरा सिचुएशन खराब हो चुका था, लाखों करोड़ों लोगों का जॉब जा चुका था। लेकिन एक इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री टिके हुए थे वो था सेलिंग इंडस्ट्री, जिनको सेल करना आता था, जिनको बेचना आता था। मार्केट में वो लोग ही सबसे ज्यादा पैसा कमाया, उसके घर में पैसा आया। लॉकडाउन का कोई भी इंपैक्ट उस फैमिली में नहीं आया जिनको बेचना आता था। तो जब आप इस चीज को सीख जाओगे ना लाइफ में, मैं आपको बता रहा हूँ, सेलिंग को जब सीख जाओगे ना तो आपको लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप सेलिंग को सीख जाओगे, हाउ टू सेल, कैसे बेचना है, जब इसको सीख जाओगे, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सबक होने वाला है। आप हिस्ट्री पढ़ो, जियोग्राफी पढ़ो। अब हिस्ट्री में पढ़ोगे तो अखबार आकर आपका लाइफ में सोल्यूशन लेने के जाएगा कि बेटा तुरा 3,000 रुपये महीने में चाहिए, अब मामती अखबार आ गया, ठीक है बेटा तू मेरे को लेकर बहुत पढ़ाई किया, तुझे 2,000 रुपये महीने में देगा। नो, या तो महात्मा गांधी जी भी आगे नहीं देगा, अच्छा बेटा तूने मेरे बारे में बहुत पढ़ाई किया, ठीक है 5,000 रुपये तो तेरे लिए हर महीना देके चला जाएगा। वो हिस्ट्री आकर आपको बचाएगा नहीं, बचाएगा तो आपको बचाएगा नहीं आपका लाइफ। जियोग्राफी आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा। वो लैंग्वेज आप कितना सीखे वो आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा। सुजीत तो बोल रहा था ना कि एमबीए पढ़ने के बाद भी आज मार्केट में जाकर 4-5 हजार का जॉब को पाने के लिए बहुत बड़ा टेंशन लगता है। लेकिन सुजीत तो आज 12+ लड़का है, आज उनको लिए पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए नहीं है बिकॉज उसको बेचना आता है। क्या बेचना आता है? बेचना आता है। अगर आपको बेचना आता है तो क्वालिफिकेशन डज नॉट मैटर। आप लाइफ में कभी भी खड़ा हो सकते हो, किसी भी जगह से खड़ा हो सकते हो। यस, बेचना सीखना पड़ेगा आपको। हाँ, सवाल यह है कि मैं झूठ बोल के बेच रहा हूँ या सही बोल के बेच रहा हूँ। अगर मैं सच के साथ चल रहा हूँ तो बेचने जैसा वंडरफुल प्रोफेशन है नहीं। और झूठ बोल के कोई भी काम करे, चाहे मैं धंधा करूं डॉक्टर का, चाहे वो हॉस्पिटल बनाओ, वो सारे काम गलत है। ये सर नो, सच्चाई ईमानदारी के साथ आप कोई काम को कर रहे हो, चाहे वो बेचना हो, चाहे कुछ भी बेचना हो, तो उससे बढ़िया प्रोफेशन हो कुछ नहीं, जो हम लोग इस इंडस्ट्री से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग बेचते हैं। और ये कला अगर आप सीख जाओ तो लाइफ में आपको पीछे मुड़ के जिंदगी में आपको रोटी का मकान का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये गारंटी मेरा है। मैंने स्मार्ट वैल्यू में ऐसा कई लोगों को पाया है जो 3 से 4 साल दिया स्मार्ट वैल्यू में, बहुत ऊंची जगह में गया भी है। देखिए हर प्रोफेशन में आपको कुछ ना कुछ फेलियर लोग मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि स्मार्ट वैल्यू में 100% लोग आएंगे तो 100% लोगों को सफलता मिलेगा। कुछ लोग हैं जिसको नहीं मिलेगा, कुछ लोग हैं जिसको अचीवमेंट नहीं मिलेगा।
लेकिन ऐसे लोग भी मैंने पाया जिनको अचीवमेंट मिला नहीं। जब स्मार्ट वैल्यू छोड़कर किसी दूसरा प्रोफेशन में गया, उस प्रोफेशन में वो 4 चांद लगा दिया, वो 50,000 1 लाख रुपया तक इनकम किया। और जब उनके साथ मुलाकात होता था तो बोलता था, दादा आज मैं जहाँ पे भी हूँ स्मार्ट वैल्यू की ट्रेनिंग के बदौलत हूँ, मुझे सेलिंग आता था, उसके वजह से मैं दोबारा अपने लाइफ में अचीवमेंट की शिखर पे पहुंचने वाला हूं। यस वो स्मार्ट वैल्यू का नाम लेते हैं। हमारे यहाँ से जो कला सीख के गया, वो कला का नाम क्या है? बेचने की कला। कौन सी कला सीख के गया? एग्जैक्टली। ये अगर सीख जाओगे, लाइफ में कोई सब्जेक्ट आप जानते हो नहीं जानते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेचने की कला सीख जाओगे तो आपका लाइफ में 4 चांद लग जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके लाइफ के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, आपकी जिंदगी से जुड़ी चीजों के बारे में। सो बेचने की कला एक बहुत वंडरफुल सब्जेक्ट है जो हम लोग सीखते इस प्लेटफॉर्म के जरिए से जो हमें मिलता है। सो डायरेक्ट सेलिंग, इससे बढ़िया प्रोफेशन कुछ हो सकता है क्या? नो। हो सकता है क्या? नो। इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, यस और नो? यस। इट्स अ वंडरफुल प्रोफेशन, यस और नो? यस। बेचने की प्रोफेशन फील कीजिए, यू आर इन द बेस्ट प्लेटफॉर्म में बेचने की कला सीख रहा हो जो आपको कोई नहीं सिखाएगा। और हम लोग इन स्मार्ट वैल्यू इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाते हैं। यस। इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए आप यूट्यूब पे जाओ, इंटरनेट में जाओ, आपको 1000, 2000, 5000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। दीपक बजाज जो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनर है, उनके एक ट्रेनिंग आप लेने के लिए जाओगे, आप डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोर्स करने के लिए जाओगे तो कम से कम आपको 20,000 रुपया पे करना पड़ेगा। उनको अगर 3 महीने का कोर्स खरीदने के लिए जाओगे तो कम से कम आपको 4 से 5,000 का रुपया पे करना पड़ेगा। वही ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में बांट के रहते हैं लोगों के पास। सो ये कला है जो आपको सीखना है, जो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा। অলৰেডি ট্ৰেইনিং শেষ হৈ গৈছে। ফুল্লি ধামাকা ছেশ্যন, ট্ৰেইনিং ছেশ্যন হ'ল। আপোনালোককো দেখালোঁ যিমানটো পাৰিলোঁ, আৰু বহুতখিনি বস্তু দেখাব থাকিলে। আমাৰ আজি তিনিচুকীয়া ষ্টাৰ্টাৰ ৰয়েল হাইনেছত প্ৰগ্ৰেম হৈছিলে। আমি আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া ৰয়েল হাইনেছ। মই নাজাৰাটো দেখাই দিছোঁ, চবে ফটো মাত ব্যস্ত। হা হা ফাইনেলি পাই গ'লোহি আমগুৰি। আপোনালোকক বহুত বস্তু দেখালোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে জনাব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব।